सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है हमारा एंजाइम्स का, जिसमें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिविंग सेल्स के अंदर, और हमारी उसमें एनर्जी निकलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में हमारी एनर्जी निकलती है जब ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लिविंग सेल्स के अंदर। साथ में ब्रीदिंग जान लेते हैं। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग O2। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ऑक्सीजन अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, उसे बोलते हैं ब्रीदिंग। नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल था हमारा कि खाना पहले हमारे माउथ से जाएगा फिर ईसोफेगस में जाएगा, वैसे ही सेम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होता है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम स्ट्रक्चर को। नेसल कैविटी जो हमारी नोज होती है, फिर फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स में जाती है जो भी हम मतलब ब्रीथ करते हैं, हवा जो भी अंदर लेते हैं हम, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकी में, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में, और फिर लास्ट में एल्वियोली में जाती है। अब इनके हम मतलब पूरा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन का कि कैसे कैसे हमारा क्या क्या होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका डायरेक्ट भी मतलब क्वेश्चन बनता है इसमें अरेंज करने के लिए कि पहले कहाँ पर जाती है हवा फिर कैसे जाती है। तो ये याद रखेंगे, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर एल्वियोली, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, और फिर उसके बाद हमारा एल्वियोली आ जाता है। अब बात करेंगे इन्हीं के बारे में, इसका पूरा मैकेनिज्म जानेंगे हम रेस्पिरेशन का। तो सबसे पहले अब एक एक शब्द पर गौर फरमाएंगे बिल्कुल अच्छे से। सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले जैसे हमने ब्रीद किया ऐसे करके, तो जो हमारे मतलब हम एयर ली हमने एटमोस्फेयर से, वो सबसे पहले जाएगी हमारी नोज में या फिर नेजल कैविटी में हमारे। अब होता क्या है, जब हमारी नोज में हेयर मतलब एयर गई, तो नोज में हमारे होते हैं हेयर्स। हेयर्स ये क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेंगे, अपने अंदर रोकेंगे। जैसे कि ऐसे करके हेयर्स होते हैं चारों तरफ, तो जो डस्ट पार्टिकल जाएंगे वो इनमें ट्रैप हो जाएंगे एक तरह से। तो हेयर्स में का काम क्या है, ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं हमारे हेयर्स। फिर उसके बाद हेयर्स के बाद हमारा आता है एक म्यूकस। लिक्विड टाइप होता है एक म्यूकस। उसमें क्या होगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारे हेयर्स में ट्रैप हो गए हैं, जो उनसे बच गए और आगे चले गए, वो जाकर म्यूकस पे चिपक जाएंगे। मतलब एक तरह से लिक्विड टाइप होता है, तो जब वो अंदर जाएंगे तो मॉइस्चर मिलेगा उन्हें, क्योंकि हमारा म्यूकस जो है लिक्विड है, और यहाँ पर जाकर हमारे डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे, और जो म्यूकस है हमारा वो बैक्टीरिया को किल कर देगा। किल्स द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हमारा म्यूकस किल कर देगा। उसके बाद जाएंगे फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स का मतलब फेरिंग्स क्या होता है हमारा, ये एक हवा और पानी के लिए कॉमन पासेज होता है। कॉमन पासेज होता है फेरिंग्स हवा और पानी के लिए। अब उसके बाद फिर फेरिंग्स के बाद जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स जिसको हम एडम्स एप्पल या फिर वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल या फिर वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद जाएगा ये ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है हमारा, ये रहा हमारा पूरा ट्रैकिया। ये ट्रैकिया देख रहे होगे आप इस फिगर में, मतलब कि इसके मतलब चारों तरफ कुछ ऐसे रिंग्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, जो ट्रैकिया के चारों तरफ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे क्यों होते हैं ट्रैकिया के चारों तरफ, जिससे कि हमारा ट्रैकिया चिपक ना जाए।
कोलैप्स ना कर जाए, जब हम मतलब इनहेलेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो जाते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के, so that trachea does not collapse, so that trachea does not collapse। और इसको ऐसे भी याद रख लेंगे कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज डिफेंड आवर ट्रैकिया बाय कोलैप्सिंग, मतलब कोलैप्स से हमारे ट्रैकिया को बचाता है कौन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब उसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ट्रैकिया के बाद हमारा कहां पर जाएगा, ये ब्रोंकाई में। तो ये रहे हमारे, ये दोनों साइड को बट गए हमारे ब्रोंकी, ब्रोंकाई में आ गया ये रहे हमारे दोनों साइड ब्रोंकी। फिर उसके बाद ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा और ब्रोंक्यूल्स में, ये आ रहे हैं सारे आपके ब्रोंक्यूल्स, ये हमारे सारे ब्रोंक्यूल्स जा रहे हैं। और फिर ब्रोंक्यूल्स के कोने में ये सारे हैं ब्रोंक्यूल्स, इधर साइड में हमारे ब्रोंक्यूल्स, ये रहे ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में लगा होगा हमारा एल्वियोली, एल्वियोली। और यहाँ पर ही हमारा फाइनल रेस्पिरेशन होता है, कहां पर, एल्वियोली में। तो अब एल्वियोली का फंक्शन जान लेते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखने के लिए छोड़ा था लेकिन वहीं पर काम हो गया। अभी आ गया हमारा एल्वियोली, ऐसे होते हैं ये हमारे एल्वियोली, देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे जितने भी गोल गोल गेंदे सी हैं छोटी छोटी, ये हमारे सब एल्वियोली हैं। एल्वियोली में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एल्वियोली है, ये कनेक्ट होगी हमारी ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से कनेक्ट होगी। और एल्वियोली में होगा क्या, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एल्वियोली में होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजें भागती हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब हमने जो एयर इनहेल करी उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, तो यहां पर एल्वियोलाई के अंदर जो है ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन होगी। और जो ये हमारा ब्लड आया, जो ये हमारा ब्लड आया, इसके अंदर CO2 की हाई कंसंट्रेशन होगी ब्लड के अंदर, क्योंकि हमारा ब्लड कहां से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, तो यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन आई होगी। तो जो ब्लड में मतलब जब ये एल्वियोली डिफ्यूजन करेंगी तो जो ये CO2 है ये ब्लड से भागेगा एल्वियोलाई की तरफ, और जो ये हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा एल्वियोलाई से भागेगा ब्लड की तरफ। तो हमारा यहाँ पर ब्लड भी ऑक्सीडिफाई हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, उसे भी ऑक्सीजन मिल गई। और जो हमारे ब्लड के अंदर CO2 थी, एक तरह से जो हमारे पूरे शरीर की CO2 थी, वो हमारी एल्वियोलाई में चली गई। उसके बाद में ये CO2 को लेकर एल्वियोलाई वापस फिर वैसे ही जाके हमारे नाक से बाहर निकल जाएगी CO2। तो एल्वियोलाई आपको आई थिंक अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एल्वियोलाई में डिफ्यूजन होता है, एल्वियोलाई से O2 ब्लड में जाती है और ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में जाती है, और फिर वो हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है CO2। अब बात करते हैं आगे इससे थोड़ा, आई थिंक आपको एल्वियोलाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनहेल और एक्सहेल, इसके बेसिक पॉइंटर्स जान लेते हैं इनहेल और एक्सहेल के। तो जब हम इनहेल करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप इनहेल करोगे तो आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं। तो इनहेलेशन में क्या करते हैं, लंग्स एक्सपेंड या फिर इन्फ्लेट, यानी कि फूल जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं या फिर इन्फ्लेट करते हैं। वहीं एक्सहेलेशन में क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, लंग्स हमारे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट या फिर डिफ्लेट। अब उसके बाद जो हमारा रिब केज है, रिब केज जो कि हमारा लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है, रिब केज, ये रिब केज क्या होगा, अप होगा जब हम इनहेल करेंगे, और वहीं पर जब हम एक्सहेल करेंगे तो रिब केज हमारा डाउन जाएगा, डाउन। सेम वहीं पर जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम, वो इनहेलेशन के दौरान डाउन जाएगा,
डाउन, और एक्सेलेशन के दौरान डायफ्रागम, इनहेलेशन के दौरान डायफ्रागम जो है हमारा वो अप करेगा। एक बार समझा देता हूं मैं आपको कैसे। जैसे ये है हमारे लंग्स, तो यहां पर ऐसे करके होता है डायफ्रागम, ऐसे करके होता है हमारा डायफ्रागम। तो जब ये फूलेंगे, इनके अंदर हवा भरेगी, तो इन्हें जगह ज्यादा चाहिए होगी अंदर। जैसे मान लीजिए एक आपके पास ऐसे करके कोई कंटेनर है, उसमें आपने नीचे यूं करके कोई शीट लगा रखी है जो कि पूरा ब्लॉक कर दे रही है कंटेनर को। अब आपको अगर इसमें ज्यादा वॉल्यूम भरनी है तो आपको इसे नीचे करना पड़ेगा, और वहीं अगर कम वॉल्यूम रखनी है इसकी तो इसको ऊपर कर दोगे आप, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। सेम वैसे इसमें जब आप इनहेल करोगे तो अंदर ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगी क्योंकि एयर ज्यादा आएगी, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा डायफ्रागम। और जब हम एक्सहेल करेंगे यानी कि हवा अंदर कम होगी, हमें वॉल्यूम कम की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा डायफ्रागम ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो हमारी गैसेस होती हैं वो कितने परसेंटेज में होती हैं, मतलब कितनी कितनी होती हैं। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो होती है हमारी 78% होती है इनहेलेशन के दौरान, और 78% ही होती है एक्सहेलेशन के दौरान, क्योंकि इसके साथ कुछ भी आदान प्रदान NO2 का मतलब नाइट्रोजन का नहीं हुआ है। अब बात करते हैं O2। तो जब हम इनहेल करेंगे तो O2 हमारी होगी 21%, और वहीं जब हम एक्सहेल करेंगे तो उसमें हमारी O2 कितनी निकल जाएगी, 16%। यानी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो रफली 5%, हाँ रफली 5% हमारे पास O2 रह जाती है इनहेल करने के बाद। जब हम एक्सहेल कर देते हैं तो रफली 5% हमारे पास बकाया रह जाती है। 21% लेते हैं, 16% वापस छोड़ देते हैं। वहीं पर जो CO2 हमारी होती है वो इनहेलेशन के दौरान तो होती है 0.036%, रफली इतनी। और जब हम वापस छोड़ते हैं एक्सहेल करते हैं तो CO2 हमारी निकल जाती है 4.4%, क्योंकि हमारे ब्लड से CO2 आ गई है तो ये एक्सहेलेशन के दौरान निकल जाएगी। ये बात हो गई हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, रेस्पिरेशन हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। तो एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक में ऑक्सीजन मतलब एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट में टूटेगा, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोलाइसिस। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं, ग्लूकोलाइसिस। अब अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, और उसमें हमारा क्या बनेगा, या तो इथेनॉल बनेगा या फिर हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा। इथेनॉल हमारा बनता है मेनली किसमें, यीस्ट में हमारा बनता है इथेनॉल, और लैक्टिक एसिड जो बनता है वो बनता है हमारी मसल्स में। जब हम बहुत ज्यादा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो आपने देखा होगा मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। वो क्रैम्प इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है मसल्स में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। और इसके साथ साथ में इथेनॉल बनता है हमारा यीस्ट में, लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में। साथ में क्या क्या बनता है, CO2 प्लस एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी बहुत ही कम होती है, 2 ATP मात्र, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ATP की फुल फॉर्म। अब अगर एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वहां पर हमें क्या क्या मिलेगा, CO2 यहां पर भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, प्लस एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी जो होती है 36 ATP होती है, रफली 36 ATP एनर्जी मिलती है, और यहाँ पर मात्र 2 ATP मिलती है एनारोबिक में। ये चीज ध्यान रखेंगे कि लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम ज्यादा फिजिकल वर्कआउट कर लेते हैं तो। और इथेनॉल बनता है यीस्ट में। अब आगे बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन सबसे पहले तो वही चीज मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड
बनता है तो उसको बोलते हैं हम ग्लूकोलाइसिस। बाकी इसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आपको ऐसा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस एक टर्म ये याद रख लेना कि जो हमारी क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड टू सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के अन्य कुछ नाम भी होते हैं, वो बता देता हूं मैं आपको। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर इसी को हम बोल देते हैं टीसीए साइकिल। तो ये तीनों टर्म ध्यान रखेंगे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किससे एसोसिएटेड है, तो क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल जो हमारी वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से हमारा रिलेटेड है। और साथ में इसमें जो हमारे बाई प्रोडक्ट मिलते हैं वो CO2 और वाटर मिलते हैं। वही सेम चीज अभी मैंने आपको पीछे भी दिखाया था कि एरोबिक में भी हमारा CO2 और वाटर मिल रहे थे, साथ में एनर्जी मिल रही थी हमारी 36 ATP। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जैसे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, उनमें रेस्पिरेशन कहां पर होता है, तो उनके होता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया में। फिश जो होती है, फिश वो अपना रेस्पिरेशन कैसे करती है, गिल्स के थ्रू। इंसेक्ट करते हैं ट्रैकिया के थ्रू, फिश करती है गिल्स के थ्रू। और जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कैसे करते हैं हमारे, तो जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं ये लैंड, मतलब अगर ये जमीन पर है तब तो करेंगे लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू। और वहीं अगर ये पानी में है, वाटर में है, तो ये करेंगे अपनी स्किन के थ्रू। जो फ्रॉग्स हैं अगर वो लैंड में होंगे तो लंग्स के थ्रू, और अगर पानी में है तो स्किन के थ्रू। और जो टोड्स होते हैं, टोड्स, टोड्स वो अपने गिल्स के थ्रू। टोड्स क्या होता है, एक छोटा सा मेंढक का बच्चा ही मान लो उसे, मेंढक का बच्चा टाइप ही, छोटा मेंढक, वो करता है अपने गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। और एक चीज, जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन है तो पहली बात तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि बायोकेमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है, अब उसकी बात करेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम कि रूट्स के थ्रू होता है, बाय रूट्स। रूट्स के थ्रू प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। तो जैसे रूट्स हमारी सोइल में अंदर होती हैं जमीन में, तो जो सोइल के बीच में इंटरस्पेसेस होते हैं, सोइल के बीच में इंटरस्पेसेस होते हैं, इंटरस्पेसेस बिटवीन या इन सोइल, इंटरस्पेसेस इन सोइल, ये कैरी करते हैं एयर। इंटरस्पेसेस मतलब खाली जगह है तो वहां पर एयर होगी, तो वहां से पर जो हमारे रूट के हेयर्स होते हैं, जो इंटरस्पेसेस हैं सोइल के, यहाँ पर एयर होगी। और जो रूट हेयर है, जब रूट हमारी जमीन में है तो रूट हेयर भी जमीन में होंगे, तो रूट हेयर और साथ में आपका एपीब्लेमा सेल्स जो होते हैं, एपीब्लेमा सेल्स, ये उस एयर को सोइल के मतलब सोइल से ले लेते हैं। एपीब्लेमा सेल्स और रूट हेयर जो कि हमारे इनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं सोइल के, वो वहां से एयर को ले लेते हैं। और जो सोइल में मतलब ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज कर जाती है रूट के थ्रू। तो बस मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें ज्यादा याद रखने वाला, बस ये एपीब्लेमा सेल्स याद रखेंगे मेनली। अब उसके बाद एक हमारा कहां से होती है, लीव्स के थ्रू, बाय लीव्स। प्लांट में होती है हमारी लीव्स के थ्रू। लीव्स में भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही सेम मतलब डिफ्यूजन टाइप एक तरह से। और जो स्टेम्स होती हैं हमारी, स्टेम्स
ये कवर्ड होती है हमारी एपिडर्मिस से या एपिडर्मल सेल्स से कवर्ड होती है हमारी। ये एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं हमारे, इम्परमेबल होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है हमारा, पानी मतलब बाहर नहीं जाता जो प्लांट का वाटर है। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, टू प्रिवेंट वाटर लॉस मतलब प्लांट्स में तो ऐसा कुछ रेस्पिरेशन में है नहीं, आपको बाकी बेसिक पॉइंटर्स सारे पता ही हैं, क्लोरोफिल वगैरह। तो बस रूट्स में आप ये ध्यान रखेंगे, एपिब्लेमा सेल्स होते हैं रूट हेयर में, वहां से हमारा जो है एक्सचेंज होती है। और फिर उसके बाद जो हमारा ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो हमारा एपिडर्मिस है उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र जिसको बोलते हैं पोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा, अब बस ये स्टोमेटा थोड़े से मेन है, इनके बारे में हल्का सा जान लेते हैं। और स्टोमेटा को प्रोटेक्ट कौन करता है, यानी कि उनके चारों तरफ कौन होते हैं, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो ये है हमारा स्टोमा, ये रहा हमारा स्टोमेटल पोर जो इसके बीच में जगह होती है। ये हो गए हमारे गार्ड सेल्स, ये हमारे हैं गार्ड सेल्स। ये बाहर एपिडर्मल सेल हैं, इसमें वैक्यूल गार्ड सेल्स, ये दोनों, ये चीज आपने देखी ली। अब यहां पर आ जाते हैं। तो जब जो हमारा स्टोमा है इस पे टर्जर प्रेशर लगेगा, टर्जर प्रेशर यानी कि जब इसके गार्ड सेल्स जो है वो बिल्कुल स्वेलो हो जाएंगे, मतलब पानी से एक तरह से फूल जाएंगे, तो क्या करेंगे, गार्ड सेल्स खुल जाएंगे। गार्ड सेल जब टर्जर प्रेशर बढ़ेगा तो स्टोमा ओपन हो जाएगा हमारा, स्टोमा ओपन हो जाएगा इनडायरेक्टली, मतलब कि हमारे गार्ड सेल्स जब स्वेलो हो जाएंगे, बिल्कुल पानी से प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो खुल जाएंगे, जिससे कि थोड़ा सा वाटर लॉस हो सके। और जैसे ही फिर टर्जर प्रेशर थोड़ा सा डाउन जाएगा, यानी कि इन पर पानी का प्रेशर कम पड़ेगा और ये जो फूले हुए थे पहले से थोड़े से श्रिंक कर जाएंगे, तो स्टोमा क्लोज्ड हो जाएगा, यानी कि मतलब गार्ड सेल्स क्लोज्ड हो जाएंगे, जिससे कि वाटर लॉस हमारा प्लांट का ना हो सके और बाद में हमारे प्लांट के पास पानी की कमी ना पड़े। तो बस स्टोमा में ये याद रख लेना कि जब टर्जर प्रेशर बढ़ता है, यानी कि गार्ड सेल्स स्वेलो कर जाते हैं, तो वो खुल जाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा वाटर लॉस हो सके हल्का फुल्का। और जब टर्जर प्रेशर डाउन हो जाता है, यानी वो श्रिंक कर जाते हैं, तो स्टोमा हमारा क्लोज्ड हो जाता है, जिससे कि और ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके। अब जितना हमें जरूरत है वो हमारा बचा रहे, तो ये चीज याद रखेंगे। बाकी स्टोमेटल पोर जो है ये इसी के थ्रू हमारा डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन वगैरह का भी होता है, तो ये चीज हम बस इसमें ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हमारा लेक्चर हो जाता है दी एंड। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, एक बार क्वेश्चन लगा के देख लेना, पता चल जाएगा कितनी एग्जाम ओरिएंटेड है और कितनी जरूरी है। ओके गाइज, बाय।